नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। स्वागत है डीडी न्यूज़ के इस खास शो देश प्रदेश में आपका, जहां हम आपके लिए लाए हैं राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक जगत और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी अगले आधे घंटे तक देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। गांधीनगर में भाजपा के महापौर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, आजादी के अमृतकाल में भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे में किया अभूतपूर्व निवेश। हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ही करेगी हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंधन। नोएडा में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत। हादसे की जांच के आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर जताया दुख। तीन दशक के बाद श्रीनगर में फिर से लौटा मल्टीप्लेक्स का दौर। 3 स्क्रीन और 520 लोगों की क्षमता वाले पहले मल्टीप्लेक्स का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। ये थी देश प्रदेश की सुर्खियां, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन को संबोधित किया। देश भर में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में आज भारत अपने शहरी बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में शहरी विकास का रोडमैप बनाने में इस सम्मेलन की अहम भूमिका है। आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों के जिम्मे है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। और इस महापौर सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जन सेवा करने के लिए सत्ता एक माध्यम है। नड्डा ने कहा कि सुशासन के जरिए किस प्रकार जनता की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए वे काम करते हैं। हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है, और उस सेवा के लिए हम सब कार्य में जुटे हैं। और इसलिए सुशासन के माध्यम से किस तरीके से सामान्य जन की हम सेवा कर सकते हैं और उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। और सुशासन के विभाग जो हमें बताता है, उसके माध्यम से हम उसको कार्य रूप देने का प्रयास करते हैं। और अब खबरें राजस्थान और हरियाणा से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट 2014 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने अपने फैसले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी के नियंत्रण वाले गुरुद्वारों पर कब्जा करने की हरियाणा सरकार की दलील को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा कानून को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य विधानमंडल के पास गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए कोई संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना था कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। लेकिन अब ताज़ा फैसले के बाद हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन का अधिकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास ही रहेगा।
उधर राजस्थान में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भाजपा ने लंपी वायरस को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार को जमकर घेरा। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने आज विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार पर लंपी वायरस से निपटने में नाकाम रहने का बड़ा आरोप है। राजस्थान विधानसभा की बाहर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। प्रदर्शन को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष भी हुआ। और अब खबरें बिहार झारखंड से। सेवा पखवाड़ा के तहत देश भर में जन कल्याण के कई कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के सहयोग से झारखंड के 4 जिलों में लड़कियों के लिए भर्ती कैंप का आयोजन किया। इस भर्ती कैंप में 5000 से भी अधिक जनजातीय ग्रामीण छात्राएं शामिल हुईं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार दूरदराज के क्षेत्रों में विभिन्न पहलों के माध्यम से बड़ी लकीर खींच रहे हैं ताकि आम नागरिक और युवा आगे बढ़ सकें। इसी कड़ी में जनजातीय कार्य मंत्रालय और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से झारखंड के 4 जिलों खूंटी, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और चाईबासा में मेगा भर्ती कैंप आयोजित हुआ, जिसमें युवतियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। अच्छा खासा एक नौकरी दे दिया है तो इसके लिए हम लोग को खुशी हो रही है। रोजगार के लिए हम लोग को अच्छा लगा और इस एग्जाम को दे के हम लोग को रोजगार मिलेगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा रोजगार का सुअवसर नाम से आयोजित इस मेगा भर्ती कैंप में 12वीं पास मेधावी छात्राओं का टेस्ट लिया गया। परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित छात्राओं को तमिलनाडु स्थित होसूर इकाई में नौकरी मिलेगी और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। जो एग्जाम होगा इनका आज, उसके वो जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको बेसिस देयर स्कोर्स उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, जहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे काम होता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की निदेशक संगीता गुप्ता ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के संयुक्त प्रयास से भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उत्तीर्ण करने वाली बेटियों को नौकरी मिलेगी, जहां कंपनी उनके रहने खाने और अग्रेतर पढ़ाई की सुविधा भी मुहैया कराएगी। वहां पे उनके आवास का, उनके रहने का, उनके खाने पीने का पूरा प्रबंध होगा, हॉस्टल की पूरी फैसिलिटी होगी। यह पहला मौका रहा जब दूर दराज के क्षेत्रों में छात्राओं के घरों के नजदीक इस प्रकार का रोजगार मेला आयोजित हुआ। इस दौरान सभी छात्राएं रोजगार को लेकर काफी आशान्वित नजर आई। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के इस पहल की जमकर प्रशंसा की। हम लोग की पिछड़ा जनजाति है जो हम लोग को उसको अवसर प्रदान किए हैं, तो हम लोग को सब लड़की लोग को उसका फायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को, जिसके वजह से हम यहाँ पे एग्जाम लिख के पास करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा हम लोग को वहाँ आने के लिए मौका मिला है। भर्ती कैंप के सफल आयोजन में जिलों के नियोजन पदाधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया कि मंत्रालय की ओर से शिक्षा और नियोजन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की पहल शुरू की जाएगी। यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ड्राइव्स हर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट की जाएं ताकि महिलाएं आगे आएं और आगे बढ़ें। क्रम में लगातार हम लोग भर्ती कैंप, रिक्रूटमेंट कैंप का आयोजन करते रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोगों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की जो वैकेंसी है वो प्राप्त हुई थी। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश बदल रहा है और यह बदलाव अब महसूस भी किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटियों का करियर संवारने की यह मुहिम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, जो न्यू इंडिया की नींव को संबल प्रदान करेगा। यह भी सच है कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। अगर उन्हें उचित अवसर तथा मंच मिले तो वो भी अपनी दक्षता बखूबी साबित करने का हुनर रखती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा झारखंड के 4 जिलों में बृहद कैंप लगाया गया, जहां पर हजारों बच्चियां शामिल हुई और उनके लिए रोजगार के अवसर खुले हैं। और ये सब सेवा पखवाड़ा के तहत यहां पर किया गया है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सिमडेगा। जरूर इस प्रयास को सराहनीय कहा जा सकता है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सोसाइटी की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना नोएडा सेक्टर 21 के जलवायु विहार सोसाइटी की है। सोसाइटी की बाउंड्री वॉल से सटी नाली की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान दीवार गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर दब गए। 2 लोगों की मौत जिला अस्पताल में और 2 लोगों की मौत कैलाश अस्पताल में हुई। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने कहा है कि इस हादसे की जाँच की जाएगी और मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
ने दीवार गिरने की घटना पर दुख जताया है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके उपचार करने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। और अब खबरें उत्तरी राज्यों से। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में नशा मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली जिला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने युवाओं को नशा मुक्त भारत के लिए शपथ दिलाई। ये काम किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज को इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि इट्स नॉट कूल to have drugs, say no to drugs, but it's not cool to have drugs or not cool to be on drugs. तो ये जो peer pressure वाली दिक्कत है या कुछ excuse ढूंढने वाली दिक्कत है वो ख़त्म होनी चाहिए और सबका मन और मस्तिष्क का ऐसा विकास हो कि हम हर मुसीबत से लड़ने को तैयार रहें और ड्रग्स हमारा सहारा ना बने। श्रीनगर को पहला मल्टीप्लेक्स मिल गया है। अब यहां के लोग 3 दशक के बाद एक बार फिर से सिनेमा का मजा ले सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 स्क्रीन वाले और 520 लोगों की क्षमता वाले पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दक्षिणी कश्मीर के 2 जिलों पुलवामा और शोपियां में भी एक बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कला समाज का अंग है और यदि विज्ञान खोज के लिए लोगों को प्रेरित करता है तो कला उसी की अभिव्यक्ति है। कला को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है और इसलिए मैं समझता हूं कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। सिनेमा के इन्वेंशन के पहले दास्तान गोई किताबों के माध्यम से लोग नई नई कहानियों और नई नई जगहों के बारे में, नई संस्कृतियों के बारे में सुनते थे। ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनते थे बल्कि शब्दों को सुनकर वो अपने दिमाग में एक चित्र बनाते थे, एक कल्पना करते थे, इमेजिन करते थे। आज के देश प्रदेश में इतना ही, लेकिन अब बारी है जन की बात जन प्रतिनिधि के साथ की। और इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद से, जिन्होंने बातचीत की है जिनसे हमारी सहयोगी रीमा पराशर ने। नमस्कार। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इंडिया एट 75, यानी देश में आम जनता के साथ जुड़ाव महसूस कराने के लिए अमृत महोत्सव के तहत, अमृत काल के तहत सरकार कई तरह से नीतियां भी चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जनता के साथ अब तक जो जुड़ाव महसूस नहीं होता था, ऐसे आरोप लगते थे, उस जुड़ाव को समझने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें। और हमने भी ये सीरीज इसीलिए शुरू की है, ये जानने के लिए कि इस अमृतकाल में आज़ादी के जनप्रतिनिधि आखिर कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं। 75 सालों में भारत अब कहां पर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में भी भारत को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जन की बात जनप्रतिनिधि के साथ में बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बेहद ही वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और पटना साहिब से सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं रविशंकर प्रसाद जी। किसी भी और परिचय के मोहताज नहीं है। रविशंकर जी, बेहद ही स्वागत है आपका हमारे खास सीरीज में। जैसा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, अमृत काल की 75 सालों में, क्योंकि आपने तो अपने समय में भी अभी इतने उतार चढ़ाव भारत में देखे, राजनीति से लेकर तमाम हलकों में, आप इन 75 सालों में भारत को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है कि देश के अंदर आत्मविश्वास जगाना। 75 साल में जो हिंदुस्तान चला तो सबों ने कोशिश की और मोदी जी ने 14 में 15 अगस्त को क्या कहा, जिन प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया, मैं सबों का सम्मान करता हूं।
आज जो तीन मूर्ति में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था, अब वहाँ सारे प्रधानमंत्री को मिल जगह है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते मेरी पीड़ा क्या है, भारत को वो क्यों नहीं मिल पाया जो भारत देश का हकदार था। तो अगर आप मुझसे पूछेंगी कि मोदी जी की अगुवाई का सबसे बड़ा परिणाम क्या है, अपने भारतीय होने पर गर्व करो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लो। अब अभी आपके परिचय में सांसद के रूप में हम लोग क्या महसूस करते हैं, मोदी जी ने कहा विकास तभी स्थायी होगा जब तुम लोग जनता के विकास की प्रक्रिया से जुड़ोगे। मंत्री थे हम लोग तो हर वर्ष फील्ड में जाते थे, इंस्टीट्यूट में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, गरीबों के पास जाना, गांव में जाना, विकास कैसा चल रहा है। आज आप देखिए वैक्सीन, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। कोरोना में भारत न पीपीटी किट बनाता था, न वेंटिलेटर बनाता था, न वैक्सीन बनाता था। भारत की अंदर की ताकत जगाया गया। देखिए 1 साल में क्या हो गया। और मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, क्योंकि ये विभाग में हैंडल करता था, आपने भी टीका लगाया होगा, हम सबों ने लगाया। आपका टीका इस तारीख को कहां लगेगा, ये सूचना आपको कहां आती थी बताइए? मोबाइल पर। इतने बड़े देश में क्या गांव क्या शहर, आपको ये खबर है कि आपका टीका इस तारीख को यहां लगेगा। तो अगर अंदर की ताकत जगाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक और विजन है, रिफॉर्म परफॉर्म इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म। सुधार करो, काम करो ताकि बदलाव हो। आज ऐसा क्या हुआ कि भारत स्टार्टअप में दुनिया में तीसरे चौथे स्थान में पहुंच गया कुछ वर्षों में। आईटी मंत्री के रूप में मैं इलेक्ट्रॉनिक का भी काम देखता था। 14 में खाली 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 270 मोबाइल फैक्ट्री आ गई। आपके नोएडा में 93 फैक्ट्री आ गई। भारत सबको पीछे छोड़ करके चाइना के बाद दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। और मैं कोरोना काल में आपकी जानकारी के लिए पीएलआई में एप्पल कंपनी की 14 फैक्ट्री उठाकर चाइना से ले आया। आज भारत में चिप बनने जा रहा है, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा सब ठीक है। 80 करोड़ गरीबों को खाना खिलाना, 5 किलो चावल या गेहूं या दाल, ये छोटी बात है क्या? 11 करोड़ किसानों को हर साल 1 लाख करोड़ रुपया भेजना है बटन दबा करके, 2000 रुपया हर 3 महीने पर, ये छोटी बात है क्या? तो ये मैं आपसे बता रहा था कि इस तरह से देश में काम होता है। तो रविशंकर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने जो इतने काम गिना है 75 सालों में, ये 8 साल हटा दे तो क्या कमी रह गई थी? क्या ये काम नहीं होते मैं थे? एक काम अभी बता दूं, हाँ, जिसका मुझे बहुत संतोष है। देश के कानून मंत्री के रूप में 3 तलाक को निरस्त करने का बिल तो मैं नहीं लाया, लाया ना? अभी तक क्यों नहीं आया? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और इसको मुझे 3 बार लाना पड़ा, याद है ना आपको? फिर राज्यसभा में बाकी कर करके हुआ ये। एक तरफ आज बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में राफेल उड़ा रही हैं कि नहीं उड़ा रही हैं? उड़ा रही हैं ना। एयरफोर्स के प्लेन उड़ा रही हैं कि नहीं उड़ा रही हैं? साइंटिस्ट बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? आपके ऐसे लोग पूरे मीडिया में झंडा तिरंगा लहरा रहे हैं कि नहीं लहरा रहे हैं? 75 साल में जो सरकारें आई, उनमें मानसिकता में अब कुछ बदलाव आया है या जन भागीदारी में बदलाव आया है, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी नेता की आज के दिन में किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन गरीबी हटाओ, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, आप बोलिए, सबका नारा है, जितने भी थे आप, उसमें आम भारतीय कहां था? आम भारतीय की ताकत कैसे बढ़ेगी? आज देखिए, मैंने आईटी मंत्री के रूप में एक बहुत बड़े आंदोलन का बढ़ाया है, जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में भी दी। कॉमन सर्विस सेंटर, वो 80,000 था, मैं उसको 5.5 लाख ले गया हूँ। आज वो बेटियाँ चलाती हैं, वो पासपोर्ट बनाती हैं,
डिजिटल पेमेंट करती हैं, लैंड रिकॉर्ड करती हैं, बाकी करती हैं। एक कंप्यूटर से शुरू किया, आज 20 कंप्यूटर हो गया है। और कई जगह मैं जाता हूँ तो कई से हम लोग कोचिंग भी करते हैं सर, बच्चे पढ़ने लगे हैं। ये जो इनोवेशन है ना, हम कुछ करके दिखाना है, ये नहीं था पहले। और भारतीयों के बारे में आप एक बात जान लीजिए, भारतीयों को अवसर दीजिए तो वो करके दिखा देते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। रविशंकर जी, आप जिस राज्य से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, वहाँ तो आंदोलनों की एक तरीके से जननी के रूप में, भूमि के रूप में देखा जाता है। जेपी से लेकर आप लगातार एग्जाम्पल भी देते हैं उनके दौरान जो चीज़ें हुई, वो दौर भी देखा आपने और आज का दौर आप देख रहे हैं। इस दौरान जो बदलाव आपने देखा, जो बड़ा बदलाव आया, क्योंकि 75 सालों में हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो आप कैसे देख रहे हैं विजन? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जेपी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं लोकनायक जयप्रकाश के चरणों में एक बहुत छोटे स्टूडेंट के रूप में सक्रिय रहा, जेल गया। जेपी क्या है? जेपी चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, जेपी चाहते तो देश के राष्ट्रपति बन सकते थे। नेहरू जी उनको 1952 में ही डिप्टी पीएम बनाने के मूड में थे। कहा नहीं, मैं समाज के बीच में काम करूँगा। सर्वोदय में चले गए, लेकिन जब लगा कि नहीं, देश में बहुत भ्रष्टाचार है, तो नौजवानों को लेकर उतर पड़े। और जेपी ने क्या सिखाया कि हमें देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है। आम भारतीयों के मानस और सोच पर विश्वास करिए, वो अच्छी और गलत के बीच में फर्क करना जानता है। तो आज देखिए, सोशल मीडिया भी है। और मेरे लिए आपको बताऊं, सबसे अच्छा लगता है कि जब मैं जाता हूं भारत के गांव में, बाकी में, अपने प्रदेश में, कहते हैं रवि अंकल हम गूगलिंग भी करते हैं गांव में। स्मार्टफोन है ना, हम सर्च इंजन भी चलाते हैं। हाँ। आज देखिए वीडियो ऑन डिमांड। और देखिए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी ना, मोबाइल से पढ़ते थे ना। कोर्ट की सुनवाई नहीं रुकी ना, लगभग 2.5 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए। और बाकी लोगों को मैसेज देना, बाकी करना। तो ये देश में कभी को होता है ना, बिना हम नोटिस नहीं करते, लेकिन देश कैसे बदल जाता है, अच्छा लगता है। अंत में चलते चलते 2 सवाल पूछूंगी। एक ये कि आज का जो नया भारत जिसकी बात हो रही है, अब नया भारत बन चुका है, न्यू इंडिया की बात हो रही है, उस नए भारत का जो अगर आप देखें मील का पत्थर या एक बात, वो आप क्या देखते हैं? देश की युवा नौजवान पीढ़ी पर विश्वास करो। समझिए, आजकल के बच्चे भारत की परंपरा को नहीं पसंद करते हैं। जरा जाइए यूट्यूब पर और देखिए, बच्चे भारत के प्राचीन इतिहास, विवेकानंद के संबोधन, बड़े बड़े संतों के संबोधन को कितने चाव से सुनते हैं। हमसे अधिक इन्फॉर्म रहते हैं। और बाकी टेक्नोलॉजी में भी है। ये नया भारत बना है जो स्टार्टअप के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ये जो भारत के आजकल बच्चे किसानी में भी स्टार्टअप कर रहे हैं। अच्छा बीज क्या होगा, आजकल एजुकेशन में कर रहे हैं, मेडिसिन में कर रहे हैं। ये जो टोटल, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वी कैन डू, हम कर सकते हैं। रास्ता सही है और देश का आत्मविश्वास जगा है। और ये मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा, देश के इस आत्मविश्वास को जगाने में हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अंत में चलते चलते रविशंकर जी, आज़ादी का जो अमृत काल है, अमृत महोत्सव है, वो जनप्रतिनिधि के तौर पर उसमें आपकी क्या भागीदारी और भूमिका है? आप उसको कैसे मना रहे हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं जब भी जाता हूँ अपने इलाके में, जैसे कोरोना का टीका लगा तो हम लोग हर जगह टीका सेंटर पर जाया करते थे। कैसा चल रहा है? जनप्रतिनिधि का काम है कि विकास की योजनाएं नीचे में कैसी जा रही हैं, है ना, उससे जोड़ना, उसको एक्सपेडाइट करना, जहां कमजोरियां हैं उसको ठीक भी करना। लेकिन मेरी सोच बाकी लोगों से दूसरी है। जनप्रतिनिधि का काम आलोचना करना तो है, लेकिन जनप्रतिनिधि का काम यह भी है समाधान का सेतु भी बनना चाहिए, है ना। जनता ने हमें इसलिए चुना है ना,
तो हमें समाधान का सेतु भी बनना चाहिए। बिल्कुल। और आज मैं आपसे कहता हूँ, बहुत से अच्छे अफसर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और एक बड़ी बात जो हुई है इस देश में, जिसमें आप लोग की भी भूमिका है, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा संकल्प भी बना है। आप देख रही हैं। और देखिए, ये देश ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है, अगर बहुत भ्रष्टाचार करोगे तो भैया लंबे नहीं चलोगे। हाँ, आज मैं किसी की आलोचना करने के नहीं बैठा हूँ, लेकिन हमारे प्रदेश के बड़े बड़े लोकप्रिय नेता लोग 5-5 घोटालों के केस में सजा पा गए कि नहीं पा गए? पाए ना, बाकी लोग पा रहे हैं। तो आज देश ईमानदारी की ओर बढ़ रहा है। और मैं अंत में बहुत गर्व से कहूँगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है, अवश्य है, कि बिचौलियों के दरवाजे बंद हैं हाँ सरकारी फैसलों में। तो ये एक नया भारत बन रहा है। 75 साल में इसका अभिनंदन करिए। तो बिल्कुल नए भारत की जो मिसाल है, उसमें अहम बात जो कि रविशंकर जी ने बताई कि एक तो बिचौलियापन जो था, जो बिचौलियों की सरकार एक तरीके से मानी जाती थी, चलती थी, वो अब बदलाव हो चुका है। जन भागीदारी बढ़ी है, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ी है, और साथ ही भ्रष्टाचार उसकी तरफ अब कोई देखता भी है तो कम से कम जवाबदेही तय हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, इस तमाम जो आपने इतनी बातचीत की, और खासकर 75 सालों का जो भारत का बदलाव और विजन है उसको लेकर के डीडी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए शुक्रिया।